So, hello everyone. I'm your biology teacher, and I welcome you in our learning platform, LearningView. So, we are going to start biology from chapter classification. So, इसके पहले कुछ जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है already? No, sir, I haven't got my books yet. Okay, you haven't got. Hmm, That is the same case with most of the students. So they haven't got even their book. So look, classification इसमें सबसे पहला जो आपका 11th में चैप्टर है. So the first chapter is that is living world. Living world में सिर्फ की characteristic of livings क्या होते हैं, है ना? चैप्टर को भी पढ़ लेंगे. हालांकि there is not as such anything important over there for our school examination as well as for our NEET examination. So अभी क्या है देखो, हम लोग कैसे पढ़ेंगे या क्या हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा पर्पस होगा पढ़ने का कि हम दोनों चीजों को एक साथ टैकल करें. दोनों चीजों को क्या बोले तो सीबीएसई. तो आपका सबसे पहले सीबीएसई का जो भी कोर्स करिकुलम है, मतलब डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की. तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो भी कोर्स करिकुलम, जो भी चैप्टर्स, जो भी हेडिंग्स, जो भी चीजें कवर की गई हैं उन्हें तो हम कवर करने वाले हैं. लेकिन क्या है कि नीट के लिए हमारा इससे पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला. But most of the people says, even many of the students, they says that NCERTs are more than sufficient. But I contradict over here. मैं उनके साथ इस बात को लेकर के एग्री नहीं हूँ. तो जब हम लोग पढ़ेंगे, so I'll tell you number of the examples, number of the questions जो हमारे कोर्स करिकुलम के बाहर से पूछे गए, मींस एनसीईआरटी से बाहर से पूछे गए. They have not been covered in NCERT. मैं आपको टॉपिक के अंदर बताऊंगा कि ये वो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक के अंदर ये चीज होनी चाहिए थी जो एनसीईआरटी में नहीं है और वो पूछी गई. तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा या एनसीईआरटी से स्ट्रेच करके थोड़ा सा हमें बाहर जाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे. इन एवरी चैप्टर विल कवर सम एक्स्ट्रा टॉपिक. अब ये एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे कितने परसेंट? सो एनसीईआरटी आप थोड़ा सा एवरेज लेकर के चलिए. सो एनसीईआरटी आपके नीट का पर्पस 75% फुलफिल कर देती है. एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 25% कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेकर के चलने होंगे टू मेक आवर सिलेबस कंप्लीट. तो यहाँ पे हमें इतने कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे. ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और लिखाता भी रहूंगा. ठीक है, नोट्स हम आपको यहीं पे बनवाएंगे और दोनों चीजें मैं आपको सेपरेटली बताता रहूंगा कि स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो आप दोनों अपने कंफर्ट के हिसाब से आप टिक करते रहेंगे या आप कहीं पे नोट कर लेते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर और लाइक नीट एग्जामिनेशन. और कुछ आपके एंड पे कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, किसी को अगर कोई डाउट हो. एक और बात, किसी भी टॉपिक में, किसी भी हेडिंग में या किसी भी स्टेटमेंट में आपको कहीं पे डाउट लगे तो बिल्कुल आप फ्रैंकली बिंदास होकर के पूछेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना भी बेसिक है या कितना भी टफ है, इट डजंट मैटर. ठीक है ना? तो आप ऐसा ना सोचे कि कुछ बहुत बेसिक चीज मैंने पूछ ली तो मैं क्या सोचूंगा या बाकी लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं कुछ होने वाला. राइट? तो आपको क्या करना है कि कहीं पे भी आपको डाउट लगे आप पूछते रहिएगा. ठीक है? सो क्या है, मैं आपसे ये कह रहा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, कि लिविंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके एक्सेप्शंस वगैरह. दूसरी, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि कैसे कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो 5 रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या हैं, और बाकी तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है. इट्स वेरी 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 लेमन काइंड ऑफ द थिंग्स. बहुत सिंपल लोगों को भी पता होती है बायोलॉजी के स्टूडेंट को. सो दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. और ये भी जो मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और दूसरा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. हमारे स्कूल के लिए कह सकते हैं कि शायद पूछा जा सकता है, इवन स्कूल वाले भी इतना ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं करते. सो सेकंड हमारा चैप्टर है, तो पहले हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे. सो विल फिनिश विद सेकंड चैप्टर, देन आई विल फिनिश विद फर्स्ट चैप्टर. इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है इसलिए. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ. तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं. राइट? थोड़ा थोड़ा मैं भी आपसे पूछता जाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे मुझे लगेगा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले आते हैं. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? क्लासिफिकेशन कोई बताएगा?
द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, किसने दिया? हु प्रपोज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम? या कितने टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या नीट का क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज होती है? अगर किसी को पता हो तो मुझे बताता रहेगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले हमारा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है और दिस इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्या चीज है? इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को या एनिमल को उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी भी प्लांट या एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस पे उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर आपने क्लासिफाई किया है, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस, सो अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है या उसको क्लासिफाई किया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? दे आर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, या यूं कहें दे आर एक्सटर्नल फीचर्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर होते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर का भाई क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल फीचर का मतलब हुआ हाइट हो गया, है ना, कलर हो गया, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम आप मैमेलियन हैं, है ना? तो मैमेलियंस बाकियों से कैसे डिफरेंट है, बता सकते हो? ह्यूमंस आर मैमेलियन, chamber hard and are warm-blooded animal. बट यू नो दिस इज नॉट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अपन किसी का हार्ट खोल के नहीं देख सकते। Physical body है नहीं. राइट राइट राइट। सो हाउ वी डिस्क्रिमिनेट और हाउ वी डिफरेंशिएट? आप कैसे बोल सकते हो नहीं नहीं ये मैमेलियन है, ये मैमेलियन बिल्कुल नहीं है, इसे अलग करो इस क्लास से? कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? Sir, physical हाँ बिल्कुल राइट। देखो, फिजिकल फीचर के बेसिस पे, एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि अगर किसी भी एनिमल के कंप्लीट बॉडी में हेयर्स पाए जाएं और उनके मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएं, दो कैरेक्टरिस्टिक। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जो अपने यंग वन को मिल्क फीडिंग करता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसकी बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही चीज आप नेकेड आई से देख सकते हो, मतलब कि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और हमने कहा कि उनको हम मैमेलियन कहेंगे। तो आपने क्या किया? ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल फीचर की, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि देखिए सर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर क्लासिफाई मैं करूं तो आप में से कह सकते हो देखिए सर, जिन प्लांट में फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म और जिनमें नहीं होते वो एंजियोस्पर्म नहीं है। तो आपने क्या किया? एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप बाहर से देख पाते हैं, उसके बेसिस पे आपने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया और बाकियों से अलग कर दिया। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? नोट करिए। yes. This is a classification system. This is a classification system where we classify organism, where we classify organism on the basis of morphological characteristic. Full stop. Morphological characteristic are those characteristic which can be seen by naked eyes. अब देखिए, तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ही था, ठीक है?
दिया किसने था? तो अरिस्टोटल ने, तो अरिस्टोटल को हम फिलोसोफर भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं। अरिस्टोटल ने 350 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 350 साल पहले अरिस्टोटल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए भाई, एनिमल, इस दुनिया में दो तरह के एनिमल पाए जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू काइंड ऑफ द एनिमल्स। तो उन्होंने अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उन्होंने कहा कि देयर आर टू काइंड ऑफ एनिमल्स। वो कौन से एनिमल्स हैं? सबसे पहले एनिमल्स होते हैं जिन्हें उसने बोला कि दोस हैव रेड ब्लड, ऐसे वो एनिमल जिनकी बॉडी में रेड ब्लड पाया जाता है, दोस हैव रेड ब्लड। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में रेड ब्लड पाया जाता है। और दूसरे वो एनिमल दोस डू नॉट हैव रेड ब्लड, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में रेड ब्लड नहीं पाया जाता। तो ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। आप देख सकते हो कि किसी का ब्लड रेड है कि नहीं है ना, दूर से दिखाई दे जाएगा। तो अगर उसका ब्लड रेड है तो आप उसको अलग क्लासिफाई करेंगे। तो उसने बोला पूरे वर्ल्ड में, तो उसने पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को दो क्लासेस में डिफाइन कर दिया है ना। अब ये क्लासेस कौन थी? तो उसने बोला कि जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है इनके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और इनके ग्रुप को मैं ये कहूंगा, इन्हें कहूंगा इन एइमा। तो उसने कहा, यही पूछा गया था कि इन एइमा क्या होते हैं। इन एइमा मींस दोस एनिमल्स व्हिच हैव रेड ब्लड। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? दोस एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव रेड ब्लड, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे एन एइमा। ठीक है, उन्हें बोला गया एन एइमा। तो क्या हुआ? अरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो क्लासेस में डिफाइन किया, इन एइमा और एनेइमा। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था, यू नो वेरी वेल कि इसको हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई किया, इसीलिए इसे हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अरिस्टोटल के बारे में और भी कोई खास बात थी क्या? हु वाज अरिस्टोटल? कौन थे और क्या इन्हें और कुछ कहते हैं? He was a Sir, Greek he was a- philosopher. He was philosopher. Okay. अर्पित कुछ कह रहे थे? Sir, he was also known as father of biology. अच्छा बात, वेरी गुड। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। वेरी गुड। इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। और देखो, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ जियोलॉजी, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट तो इन्होंने एनिमल पे दिया। ठीक है ना? ओके, और कुछ खास बात इनकी? साची, इफत, सब लोग बताओ। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट, है ना, तब पढ़ने में मजा आएगा। Sir, I had a doubt. हाँ प्लीज बताइए। Sir, you said that morphological characteristics are those which can be seen with the naked eye. Right, So right. why does this fall? Why does the classification of red blood cells fall under this? Why does? Why does Aristotle's theory of different? Right. Look. classification? The blood color you can see by your naked eye, right? So किसी भी एनिमल का जो ब्लड का कलर होता है उसको आप देख सकते हो, है ना, बाय नेकेड आइज। आपने किसी भी Yes, एनिमल sir. का थोड़ा सा ब्लड निकाला और आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। Yes, तो sir. इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि देखो, तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, एक्सटर्नल फीचर हो गया, है ना, जिसे हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। तो अच्छा, रेड ब्लड किन में नहीं पाया जाता, ये मुझे Sir, insect. इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता। कैसे होता है? कलरलेस होता है। Colorless होता है। और भी कोई कलर होता है ब्लड का? तो नहीं, मतलब white blood cells होते हैं उसके। वो तो हमारी बॉडी में पाए, वो तो सेल्स, देयर टाइप ऑफ सेल्स। तो चलो मैं बता दूं आपको, ब्लू भी होता है और ग्रीन भी होता है। ठीक है, ब्लू ब्लड पाया जाता है ऑक्टोपस में। हम पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका किसका ब्लू होता है। और ग्रीन ब्लड भी पाया जाता है। ग्रीन ब्लड पाया जाता है एक एनिमल है हार्डमेनिया में। तो हार्डमेनिया में ग्रीन ब्लड पाया जाता है, उसमें रेडियम होता है। और ऑक्टोपस का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है हार्डमेनिया वाला। और जो ऑक्टोपस का ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि कॉपर की वजह से, बाकी रेड ब्लड होता है। और इंसेक्ट में कलरलेस होता है जिसको आप व्हाइट कलर कहते हैं। तो नो डाउट ब्लड के कई सारे कलर्स पाए जाते हैं। राइट, क्लियर है भाई सबको? ठीक है। Yes, sir. एक और बात, Aristotle was the person who made a boy Alexander the Great. He was the teacher of Alexander the Great. So he was the actual personal teacher of Alexander the Great. समझ गया ना? तो अलेक्जेंडर के टीचर थे 350 बीसी के पहले इन्होंने। अच्छा, इनका एक फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, यहीं पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इन्हें मैंने बोला फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। अब देखिए यहां पर क्या है,
अरिस्टोटल का ही एक स्टूडेंट था। अब अरिस्टोटल के स्टूडेंट का नाम था, शायद आप में से किसी ने सुना हो, अरिस्टोटल का एक फेवरेट स्टूडेंट था, उसका नाम था थियोफ्रेस्टस। जानते हो क्या? ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं अगर आप इनको नहीं जानते। थियोफ्रेस्टस उसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, राइट। तो थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को क्लासिफाई किया, ठीक है ना। ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो थियोफ्रेस्टस ने कहा कि देखिए इस पूरे वर्ल्ड में देयर आर 3 काइंड ऑफ द प्लांट्स। कौन कौन से 3 काइंड ऑफ प्लांट्स हैं? उसने बोला कि वी कैन क्लासिफाई प्लांट इनटू 3 ग्रुप्स। अब उसने किस बेसिस पे? मेनली द बेसिस वाज मॉर्फोलॉजिकल। क्या बेसिस था? उसने बोला कि एक प्लांट तो वो होते हैं, तो हम पहला ग्रुप रखते हैं, उन्हें बोला उसने हर्ब, ठीक है। तो हर्ब्स वो थे जो सॉफ्ट होते हैं, दे हैव सॉफ्ट एंड दे आर नॉन वुडी, मतलब वुड जैसी इनमें कोई चीज नहीं पाई जाती। हमें भी पता है कि हर्ब्स सॉफ्ट होते हैं और में नॉन वुडी होते हैं। और दूसरी खास बात क्या होती है? दे हैव हाइट ऑफ 1 to 2 फीट, है ना। इसने बोला 1 से 2 फीट तक इनकी हाइट होती है एंड दे आर सॉफ्ट। तो हाइट और दूसरा उनके टेक्सचर के बेसिस पे उसने बोला कि देयर आर 3 काइंड ऑफ प्लांट्स। और दूसरा उसने बोला कि दूसरे होते हैं श्रब। श्रब क्या होते हैं? श्रब उसने बोला कि वो होते हैं दे आर वुडी, है ना, ये वुडी होते हैं। और दूसरा उसने बोला कि वुडी एंड थिन स्टेम, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो काफी थिन होते हैं। और खास बात क्या होती है? दे हैव हाइट ऑफ 3 to 7 फीट। तो इसने यहाँ पे भी एक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, हाइट। तीसरा उसने बोला कि द थर्ड कैटेगरी इज ट्री। तो उसने कहा कि तीसरे कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनको अपन ट्री बोलेंगे। सो व्हाट दे आर वुडी बट हैविंग थिक स्टेम, लेकिन इनका जो स्टेम होता है वो काफी थिक होता है। सो दे हैव थिक स्टेम। और खास बात क्या होती है? दे आर लार्जर देन 7 फीट। तो 7 फीट प्लस होते हैं, इससे ज्यादा बड़े होते हैं। सो हाइट के बेस ने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया, एक हाइट, दूसरा टेक्सचर। तो क्या है? ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। तो थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कैसा था? ये भी मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, राइट। अब देखिए थियोफ्रेस्टस को और हम लोग क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट था, इसका अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। इन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और ये वर्ल्ड में बॉटनी का मतलब प्लांट का सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था। क्लियर भाई? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए कि थियोफ्रेस्टस ने किस बेसिस पे डिफाइन किया था। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम वी गेट कंफ्यूज। अब देखो इनेमा और एनेमा, आप देखिएगा, आप क्वेश्चंस देखिएगा, नीट के बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। रिसेंटली मैंने बताया ना कि एनेमा भी रिसेंटली पूछा गया, ठीक है। बट ये सब बहुत सारे क्लास, ये बाकी के क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं मिलेंगे। Number of the times it has been asked the book, number of time they have not been specified or mentioned in NCERT, they are not in NCERT। अभी मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी है। तो ये मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ल्ड का सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने 2 आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एग्जांपल भी बताए। पहला था हमारा अरिस्टोटल का और दूसरा हमारा थियोफ्रेस्टस का। अब आइए, अब आते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सॉरी सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला ये था। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वी कॉल इट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैच द फॉलोइंग में नीट में और इवन एम्स में भी पूछा गया कि ये किसने दिया, किसने? मैच द फॉलोइंग में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, है ना। तो 2 साइंटिस्ट थे, बेंथम और हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। बेंथम एंड हुकर, अभी मैं बताता हूं ये है क्या चीज। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। बेंथम और हुकर की एक बुक है, इसका भी नाम कई बार पूछा गया, आप याद रखिएगा। द नेम ऑफ द बुक इज जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। तो बेंथम और हुकर ने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को मेंशन किया। अच्छा, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो तो लिए ही गए,
उसके साथ में नेचुरल एफिनिटीज को लिया। तो अब देखो ये क्या चीज होती है, समझते जाइएगा बात को। इन्होंने क्या क्या लिया, दे इंक्लूडेड, तो सबसे पहला, अब देखिए हमेशा जब भी डेवलपमेंट होता है, साची डू यू हैव एनी डाउट? यस सर, आर्टिफिशियल बस उतना ही था। हाँ, बस आर्टिफिशियल सिस्टम में यही दो सिस्टम है, राइट? ठीक है, दो ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं नेचुरल सिस्टम। ये छोटे छोटे क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इनमें से क्या पूछा जा रहा है मैं वो आपको बताते जा रहा हूं, है ना? और ऑब्वियसली स्कूल वाले तो वैसे आपसे नहीं पूछेंगे ये एक दो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है। तो अब आता है दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो बेंथम और होगर का है, जिसे कि एक बुक में मेंशन किया गया, उसे हम जेनरा प्लांटेरम कहते हैं। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, क्या क्या, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। आपसे स्कूल में आपके टीचर जो पूछेंगे वो मैं अभी से बता दे रहा हूं, वो पूछेंगे काइंडली डिस्क्राइब अबाउट द, अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे काइंडली डिस्क्राइब अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर.एच. व्हाइटेकर एंड प्लीज मेंशन अबाउट द प्रपोज्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। या फिर अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन होगा तो आपके स्कूल वाले आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द बेसिस बिहाइंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर.एच. व्हाइटेकर। लेकिन इसके पहले के ये जो मैं 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम बताऊंगा, ये 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, जो क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो पुराने, तो आप देखिएगा कितनी फ्रीक्वेंटली इनको पूछा गया है, एंड दे हैव नॉट बीन मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो आपको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? और ये मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए अब इसका बेसिस क्या था, तो सबसे पहला जो बेसिस था दैट वाज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। भाई ये तो आर्टिफिशियल सिस्टम में भी लिया गया था, तो इसमें स्पेशल क्या है? तो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो इन्होंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक। फिर दूसरा क्या लिया, नेचुरल एफिनिटी। भाई इसका क्या मतलब हुआ, नेचुरल एफिनिटी। नेचुरल एफिनिटी क्या होती है, देखिए मेरी बात को समझिए। नेचुरल एफिनिटीज ये है कि एक ही स्पीसीज के 2 मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये दोनों के बीच की नेचुरल एफिनिटी है। अदर स्पीसीज के मेंबर आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते या रिप्रोडक्शन पॉसिबल उनमें नहीं होता, तो ये नेचुरल एफिनिटीज है, ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया कि वो सब जो प्राइमेट्स होते हैं, है ना, वो सब मैमेलियन है, और प्राइमेट्स की खास बात क्या होती है, वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसे उनमें कैरेक्टरिस्टिक, सभी ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं प्राइमेट्स में। ये हमारी और चिंपांजी के बीच की नेचुरल एफिनिटीज है। हमारे और चिंपांजी के 99% जीन मैच करते हैं, दैट इज नेचुरल एफिनिटी। तो नेचुरल एफिनिटीज क्या होती है, नेचुरली जो कैरेक्टरिस्टिक आपस में ग्रुप्स में जो मिलते होते हैं, उन सबको हम एक ग्रुप पे रखते हैं। मतलब सिंपली अगर मैं ये कहूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट या एनिमल जिनके कैरेक्टरिस्टिक आपस में मैच करते हैं, जिनमें नेचुरल एफिनिटी है, उनको हम साथ में रखें, और जिनमें आपस में नेचुरल एफिनिटी नहीं है, उनको हम दूर दूर रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल एफिनिटीज में किस किस चीज को लिया गया, तो देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, टिश्यूज, है ना। हमारे और चिंपांजी के टिश्यूज आपस में मैच करते हैं, जितनी तरह के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उतनी तरह के टिश्यूज उनकी बॉडी में भी पाए जाते हैं, राइट। तो हमारा उनका टिश्यू का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल मैच करता है, इसलिए हम एक दूसरे के रिलेटिव, ह्यूमंस और चिंपांजी आपस में रिलेटिव हैं। लेकिन हमारे टिश्यू का स्ट्रक्चर बुफेलो से नहीं मिलता है, इसीलिए वो हमारे रिलेटिव नहीं है, राइट। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर मींस दैट इज द कैरेक्टर ऑफ टिश्यू। जो आपको नहीं समझ में आया आप में से पूछते जाएंगे, है ना। तो टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा क्या हुआ, दैट इज फिजियोलॉजी। मतलब जो क्लोज रिलेटिव होंगे तो उनकी आपस में फिजियोलॉजी मैच करती है। कैसे, जितने भी एप्स होंगे, मंकीज होंगे, उनका हमारा डाइजेशन मैच करता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फिजियोलॉजी की बात किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्राइमेट्स में भी चलती है और ह्यूमन में भी चलती है। उनका लिवर हमारे जैसा ही काम करता है, उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है और हमारे जैसा ही काम करता है।
तो फिजियोलॉजी मैच करनी चाहिए, है ना। तो नेचुरल एफिनिटी में फिजियोलॉजी को लेते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं, रिप्रोडक्शन को लेते हैं, रिप्रोडक्शन को लेते हैं नेचुरल एफिनिटी में, और क्या क्या लेते हैं, और सेल बायोलॉजी को लेते हैं, है ना, मतलब सेल का स्ट्रक्चर इट्स एक्स्ट्रा। इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक को और लेते हैं, वो स्पेशल है इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। यहां पर मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग जो स्पेशल चीज काउंट करते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। कोई बता सकता है क्या व्हाट इज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। तो बता सकते हो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या होती है? सिंपल, बायोलॉजी में हमेशा टर्म्स ब्रेक करो। देखो बताता हूं मैं क्या होता है। मॉलिक्यूल्स, तो हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं? कोई बता सकता है क्या? बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। साची, इफत, अर्पित, ओलिविया, बताओ। Sir, the compounds which help in bodily functions are known as biomolecules. राइट राइट राइट। सो वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? प्रोटीन, Proteins, then कार्बोहाइड्रेट, carbohydrates, राइट राइट राइट, वेरी गुड, water, lipid and fats. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और डीएनए एंड आरएनए, है ना, राइट। तो देखिए यहां पर हम क्या मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में, तो यहां पर हमने क्या किया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किन किन चीजों को काउंट किया जाता है। हम एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक को काउंट करते हैं, फिजियोलॉजी को काउंट करते हैं, रिप्रोडक्शन को काउंट करते हैं, सेल बायोलॉजी को काउंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में मेनली हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा डीएनए या आरएनए, है ना, डीएनए या आरएनए, इन दो मॉलिक्यूल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर दो स्पीसीज आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं तो उनकी आपस में प्रोटीन मैच करेगी, बहुत सारी प्रोटीन्स मैच करेंगी। और अगर दो स्पीसीज आपस में रिलेटेड हैं तो उनके डीएनए में मतलब जो जीन्स होंगे वो भी मैच करेंगे, लेकिन अनरिलेटेड स्पीसीज में प्रोटीन और डीएनए मैच नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सबको Yes, क्लियर sir. है भाई? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। सांची, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड, ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए, ये जो मैं नोट करते जा रहा हूँ ये आप तो नोट करते जाएंगे, साथ में मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उनको भी आप नोट करते जाइए, ठीक है? नोट करिए, इसको नोट कर लिया जो स्लाइड में लिखा हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ है? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट, नोट करिए। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, in natural system of classification, we study the number of characteristics which bring about natural similarities, which bring about natural similarities and dissimilarities among organism, full stop। स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के मतलब ये वो क्वेश्चन जैसे मैं बोलो स्टार बना के लिखें, या मैं खुद में स्टार बना के लिखता हूं, मींस आप ये समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन नीट पे पूछा हुआ है, ठीक है? स्टार बना के लिखेंगे या इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्टार बना के लिखेंगे। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम we also study the molecular homology, full stop। The molecular homology includes the relationship between the biomolecules like
biomolecules like DNA, RNA and protein. Clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आप मैथ्स द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया, इंडिविजुअली भी पूछा गया, नेचुरल होमोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है, राइट। सो इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट में इसके पहले के जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी और बाकी के जितने कैरेक्टरिस्टिक पीछे के क्लासिफिकेशन में, उनको तो हमने लिए, लेकिन यहां पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक और लिया, दैट इज द फाइलोजेनी। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बता सकता है? हमने यहाँ पे फाइलोजेनी को भी इंक्लूड कर लिया। व्हाट इज फाइलोजेनी? सिंपल है, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो पहले आएंगे हम उनको पहले रखें, मतलब कि वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो पहले इवॉल्व हुए हम लोग उनको पहले रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस अर्थ में इवॉल्व होने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया ही थे। उसके बाद फिर कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए? बैक्टीरिया के बाद फिर आए प्रोटोजोआ वगैरह, उनको आप बाद में पढ़ते हो। उसके बाद फिर आप फंजाई को पढ़ते हो, फिर प्लांट्स को पढ़ते हो, सबसे बाद में एनिमल को पढ़ते हो, क्योंकि एनिमल सबसे बाद में है। तो यहां पर एक और चीज को अकाउंट में लिया गया, दैट इज द फाइलोजेनी। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दो, यहां पे भी दो साइंटिस्ट हैं, है ना। यहां पे ये जो दो साइंटिस्ट, इनका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल। दो साइंटिस्ट हैं, एंगलर एंड प्रेंटल। So Engler and Prandtl given this classification system। ठीक है, एंगलर और प्रेंटल ने, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, है ना। इस बुक का भी नाम बहुत बार पूछा गया, है ना। इस बुक का नाम है डाई, ये उनकी बुक है। आप बुक्स के नेम जरूर याद रखिएगा, और किसने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो बुक के नेम है डाई नेचुरलेशन Pflangen Familien, FAMILIEN, डाई नेचुरलेशन प्रिफेंजन फेमलिन, है ना। तो डाई नेचुरलेशन प्रिफेंजन फेमलिन ये बुक थी जो एंगलर और प्रेंटल ने लिखी, और एंगलर और प्रेंटल ने इस बुक में अपने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या लिया? एवोल्यूशन को लिया। अच्छा, इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किससे इंस्पायर्ड था? तो भाई एक साइंटिस्ट थे, इस जमाने में एक साइंटिस्ट थे जिनका कि बहुत चार्म था, उनकी वजह से बहुत सारे बाकी छोटे मोटे साइंटिस्टों को कोई पूछता ही नहीं था। तो ये कौन थे? इनका नाम था डार्विन। डार्विन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, और उनकी डिस्कवरी एक लंबे समय तक बायोलॉजी में डोमिनेट करती रही, राइट। सो देखिए, ये थे डार्विन, इट वाज इंस्पायर्ड बाय डार्विन। तो डार्विन का एक कॉन्सेप्ट था, डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने अपनी एक बुक लिखा। तो डार्विन की एक बुक थी, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, origin of species by means of natural selection। नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है क्या? ये सुना होगा ना ये बुक? नहीं सुना? Yes, sir. सुना। है ना। सो इट्स वेरी पॉपुलर बुक, मतलब इट इज वेरी पॉपुलर बुक अक्रॉस द ग्लोब। सभी
तो डार्विन का एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से इन्होंने इंस्पायर्ड होकर के ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और डार्विन की भी जो थ्योरी थी, आपको भी पता है थ्योरी किस पे बेस्ड थी, इट वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। सर साइंटिस्ट के नेम सर नीट के अकॉर्डिंग सर इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, वही बोला ना कि जैसे क्या होता है, आप देखोगे, आप जैसे पुराने क्वेश्चन देखोगे तो सबके नहीं इंपॉर्टेंट होते। जैसे अगर कोई आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा है, वहाँ पे आपको ये नहीं याद रखना कि ये फोंटाना ने आपने न्यूक्लियोलस फोंटाना ने डिस्कवर किया या रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बुक और ऑथर है ना, ये सारे ये आते हैं मैच दी फॉलोइंग पे। एक तरफ लिखा होगा डाई नेचुरल रिलेशन, दूसरी तरफ लिखा होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, लिखा होगा ये, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट दिए होंगे, एंगर प्रेंटेल, है ना, और ये वगैरह वगैरह जितने सारे साइंटिस्ट हैं। अब आपको मैच दी फॉलोइंग करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया, और इवन जो बुक्स तो डायरेक्टली भी पूछी गई। ये वाला जो ना डाइन, ये पिफेंजन फेमलिन वाला, ये वाला तो पूछा गया बुक लिखी किसने, ऐसा भी आता है क्वेश्चन मेनी टाइम, नंबर ऑफ द टाइम्स। सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन में अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो यही आया होगा। आप देखोगे ना तो आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे याद हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इस पे जरूर फोकस करना है। देखो, कोई भी अननेसेसरी चीज ना, मैं जो आपके स्कूल और नीट के अलावा कोई भी अननेसेसरी चीज आई वोंट टेल यू एनीमोर, है ना, क्योंकि आपको बहुत प्रिसाइज कंटेंट चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है अभी से और फोकस करना है, सो यू रिक्वायर वेरी प्रिसाइज काइंड ऑफ कंटेंट। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, बुक्स पढ़ते हो आप लोग? कोई बुक आप साथ में रेफर करते हो? चारों लोग बताओ, अर्पित, इफत, ओलिविया, साची, कौन सी बुक पढ़ते हो साची? नॉर्मल जो नॉवेल्स टाइप। ना, मतलब बायोलॉजी की कोई और साथ में बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी अदर देन एनसीईआरटी, या कोई क्वेश्चन पेपर? Sir, till 10th class, our school offered Lakmeer Singh and Manjeet Kaur. That's beautiful book. That's beautiful book. Till 10th, they are the beautiful book. I appreciate a lot those all those books. Shan, Lakmeer Singh, Manjeet Kaur. और कोई अभी 11th में कोई बुक आप लोगों ने परचेज की? क्योंकि देखो, अभी you have to purchase the book, you are going to purchase the book. Don't waste your money. और ऐसी बुक खरीदना जो आपके लिए फ्रूटफुल हो और अच्छा आपको गाइड करे। किसी ने? ओलिविया या फिर साची? सर अभी तक एनसीईआरटी नहीं मिल रही बायो की। अच्छा। अर्पित, आपने कुछ खरीदी क्या? कोई बुक ली क्या, परचेज की? No sir, not yet. Not yet. And what's about you, Sachi and Ifat? Did you? Sir, not yet, sir. Okay, चलो. So I would like to suggest you what to purchase, what not to take. ठीक है, अभी मत लेना, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें, उसके बाद मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप MTG ले लेना। तो आप में से जो प्रिपेयर करना चाहते हैं नीट के लिए, है ना, जिसको नीट निकालना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। MTG एनसीईआरटी के साथ MTG, इससे क्या होगा, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो भी दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, MCQ, वो सब दे रखे हैं। एंड along with that you will get number of the questions from your ex NEET examinations। तो जो पुराने नीट के एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर 12th एग्जामिनेशन। बाकी नोट्स में आपको नोट डाउन ऐसे करवाता रहूंगा, उसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो नोट्स में आपको बनाता रहूंगा, स्कूल्स के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई एम देयर फॉर यू। सो बाकी आप MTG, हाँ, अगर आपसे कोई बोले एक बुक, जैसे एररलेस एक बुक आती है, बहुत सारे लोग बोलो डोंट गो फॉर इट, इट इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने, दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स ने, जिनको जो बहुत पॉपुलर है, उन्होंने 2-3 साल चलाई और फिर बाकी वो रिजेक्ट कर दी गई बुक्स। तो जैसे एररलेस उनमें से एक बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, नेवर टेक इट, आई सजेस्ट यू नेवर टेक इट, सब फालतू का दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मत लेना। MTG से स्टार्टिंग करिए, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो आइए नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसमें आप नोट कीजिए, नोट करेंगे। फाइलोजेनी मीन्स evolution। In this classification system, evolutionary accounts were taken. In this classification system, evolutionary accounts were taken
to classify organism. Full stop. This system of classification was inspired by Darwinian theory. This system of classification was inspired by Darwinian theory of evolution. Darwinian theory of evolution. स्टार बना के लिखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है. In this classification system, the major sources for evolution are fossil records. Fossil records. ठीक है. स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म यूज करते हैं हम लोग. स्टडी ऑफ फॉसिल इज, बताएं भाई. आर्कियोलॉजी नहीं. स्टडी ऑफ फॉसिल्स ठीक है ना. पेलिएंटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ठीक है. ओके. अब देखिए, ये तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब आते हैं अपनी कहानी पे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे है. यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? पक्का 100% क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. टफ तो नहीं लग रहा है किसी को? इजी लग रहा है? यस. Yes, sir. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब स्मार्ट बच्चे हो. ठीक है. लुक, अब आ जाते हैं 4th क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब यहां से किंगडम वाली बात आती है. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये देने का जो क्रेडिट जाता है ना, ये आपके सबसे फेवरेट साइंटिस्ट, क्या नाम इनका? कार्ल वॉन लिनियस. तो कार्ल वॉन लिनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इन्होंने कहा, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इन्होंने कहा कि देखो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, इन्होंने बोला कि मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिवाइड दीज ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पार्ट, राइट. So there were multiple bases for classification system. So he divided organism in 2 parts. The first system, the first kingdom, where he taken plant. So he kept all the plants in a single kingdom. So उसको क्या नाम दिया इन्होंने? तो इन्होंने बोला कि एक किंगडम होगा प्लांटेई. तो इन्होंने बोला कि प्लांटेई में अपन रखेंगे जितने सारे प्लांट हैं. We are going to keep all the plants in a single kingdom, that is called planting, right? So the second one, animals. तो animals के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक दूसरा किंगडम बनाया. So he created another kingdom and he called, we are going to keep all animals in a single kingdom, that was Animalia, है ना. तो देखो, सबसे पहले, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, तो सबसे पहले जो किंगडम बना वो तो प्लांटेई था और एनिमिलिया था. लेकिन आज की डेट में क्लासिफिकेशन में हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं. तो वहां पर क्या है, सबसे आखिरी में किसको रखेंगे हम लोग? प्लांट को. जबकि किंगडम की डिस्कवरी में सबसे पहला किंगडम जो क्रिएट किया गया था, दैट वाज प्लांटेई. क्लियर है? यस सर. अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये 2 किंगडम सिस्टम में, इससे क्वेश्चन ये पूछा गया था, which of the following was not the basis of 2 kingdom classification system by Linnaeus. तो लिनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या बेसिस नहीं था, है ना. तो 3 ऑप्शन थे जो बेसिस थे. तो आपको याद रखने, व्हाट इज द, तो हेडिंग डालेंगे, द बेसिस ऑफ
नीचे हेडिंग डालेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला बेसिस क्या था, दैट इज दी, अब आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट, ऊपर से देख के समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला बेसिस क्या था, दैट वाज सेल वॉल। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में नहीं पाई जाती, ठीक है। सेकेंड बेसिस क्या था, सो दीज ऑल आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब क्या हुआ, जिनके बेसिस पे, जिन फैक्टर्स के बेसिस पे लिनियस साहब ने कहा कि प्लांट अलग है और एनिमल अलग है। सेकेंड है दैट वाज द इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इन सेल। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, अपन यहाँ पे बात करते हैं इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन सेल। मैं आपको हिंट देता हूँ और देखता हूँ कि आप में से क्या कोई कुछ बताता है क्या मुझे। देखो क्या होता है कि सेल बायोलॉजी में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है कि जैसे प्लांट और सेल के प्रोटोप्लाज्मिक डिफरेंस होता है, एनिमल का, सॉरी, एनिमल और प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस होता है। एनिमल का जो प्रोटोप्लाज्म है, या जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और स्मूथ होता है। लेकिन प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में छोटे छोटे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह के ये जितने इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसीलिए प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है और एनिमल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है सॉरी, कि जितने भी इनऑर्गेनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, व्हाट वी कॉल दैट टर्म। प्रोटोप्लाज्म में, प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं। वी यूज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर दिस क्रिस्टल, व्हाट वी यूज दिस टर्म। बेसिक बेसिक चीजें मैं सब आपको साथ में क्लियर कर दूंगा। एनी आइडिया? देखो बेटा, इन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स को हम लोग क्या कहते हैं, विल स्टडी इन सेल बायोलॉजी, इन्हें कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन। तो नॉर्मली हम जब प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस लिखते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल इंक्लूजन्स व्हाइल द प्लांट हैव सेल इंक्लूजन। क्लियर है? ठीक। अब देखो और क्या है दूसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल आपको सबको पता है कि प्लांट की सेल में वैक्यूल पाई जाती है और एनिमल की सेल में सेंट्रल वैक्यूल तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, और वैक्यूल्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होती हैं एनिमल सेल में, है ना। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो फोर्थ प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। हम आप इनऑर्गेनिक मटेरियल कहां से लेते हैं? प्लांट तो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, हम आप कहां से लेते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस कहां से आता है हमारी बॉडी में? अजी किधर से आता है? अरे बोलो भाई यार, एक बात बताओ, आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर कहता है कि देखो आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रखा है, इट्स नॉट 14, इट्स बिलो 14, 10 हो गया है, 11 हो गया है। तो अब आयरन के, मतलब इनऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपकी बॉडी में, अब आप क्या करोगे, कहां से लोगे इसको? सॉइल से तो ले नहीं सकते अपन, किधर से लेंगे? अरे भाई बोलो। फूड। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, फूड से लेंगे, है ना। तो डॉक्टर क्या बोलता है, पालक खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, जिसमें आयरन पाया जाता है। तो हम आप क्या करते हैं, हम इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, इनऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करते, हम आप तो प्लांट से ले लेते हैं, फूड से ले लेते हैं, है ना। एनिमल की बॉडी से ले लिया, प्लांट की बॉडी से ले लिया, तो हम आप एब्जॉर्ब नहीं करते, वी टेक इट थ्रू फूड। लेकिन प्लांट डू नॉट टेक फूड, सो व्हाट दे डू, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम सॉइल, राइट। तो ये नेक्स्ट बेसिस था, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। और प्लांट में क्या खास बात थी, वेल डिफाइंड ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट में क्या होती है, वेल डिफाइंड ग्रोथ होती है, लेकिन क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ पे क्या होती है, एनिमल्स में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ह्यूमंस की या किसी भी एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है ना। और क्या था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्लांट में तो नहीं पाए जाते एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
अच्छा एक बात बताओ, प्लांट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल तो प्लांट में बनते होंगे, ठीक है? वो प्लांट बॉडी से कैसे निकालते हैं? क्लोरोफिल। प्लांट ग्रीन होते हैं, पर ग्रीन नहीं होते हैं। So they were the class. These were the basis of classification system. तो बताओ भाई, प्लांट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते तो वो फिर कैसे एक्सक्रीशन करते हैं यार? Sir, In the their form of bark gum and removes. raisins. क्या 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 बोलो बोलो बोलो, Gum and raisins की form में. नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे थे? Sir, in the form of gum and raisins. Oh, very good, excellent. That that is also true in the form of gum and raisin. और कौन बताएगा? और भी there are some other means as well for excretion. बहुत बढ़िया सर। Sir, the bark of tree trunk also gets removed after. That's also part. बिल्कुल बिल्कुल, वहां से भी एक्सक्रीशन होता है, उसमें लेंटिसल्स पाई जाती हैं, कुछ रेजिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? एक और मेजर चीज मिसिंग हो रही है। सर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन दैट इज वेस्ट, चल जाएगा थोड़ा थोड़ा। और कोई बताएगा? इफत? So they lose leaves. वेरी गुड, दे लूज देयर लीव्स। तो प्लांट क्या करते हैं? व्हाई डू प्लांट लूज देयर लीव? मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लांट आखिर वो लीव शेडिंग क्यों करते हैं, है ना? ऑटम में सब अपनी लीव गिरा देते हैं, ऐसा क्यों होता है यार? लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दे आर मेकिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लीव, बट स्टिल दे आर लूजिंग देयर लीव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या होता है कि प्लांट, अब देखो, अपन क्या होता है, अपनी बॉडी में यूरिया बन रहा है, दैट इज हार्मफुल, हम यूरिन के थ्रू उसको बॉडी से निकाल रहे हैं, और एनिमल्स कैन रिलीज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? उनके पास ऑप्शन है। प्लांट के पास ऐसा ऑप्शन थोड़ा ना है, वो यूरिन करने थोड़ा जा सकता है ना? तो प्लांट, अब यूरिया तो उसकी भी बॉडी में बनता है, प्लांट क्या करते हैं? दे डिपॉजिट देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ओल्डर लीव्स। इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले जो येलो होती हैं वो ओल्डर लीव्स होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि ओल्डर लीव्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सो शेडिंग लीव इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। क्लियर? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। Are the older leaves same as the cellular vacuoles? Cellular vacuoles is something different. Actually, cellular Sir, उसमें vacuoles, भी तो वो waste product ही store करते हैं. वो देखो, वैक्यूल्स में बिल्कुल सही आप कह रहे हो। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, है ना? तो नॉर्मली जो प्राइमरी फंक्शन होता है वैक्यूल का, वो सभी में पाई जाती है, मतलब सभी, हर सेल में, प्लांट सेल में आपने देखा होगा वैक्यूल होती है, एक सेंट्रल वैक्यूल, एंड दैट इज द बिगर वन। व्हाट दे डू, प्लांट इवन अपना जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जो फ्लावर्स को कलर देता है, उसको प्लांट में स्टोर करके रखते हैं। एक्स्ट्रा वाटर, जितने सारे मिनरल होते हैं उनको वही करते हैं। लेकिन ओल्डर लीव्स में जब डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, तो ये बात आपकी 100% सही है कि वेयर दे विल डिपॉजिट दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, व्हाट दे विल डू, बिल्कुल सही बात है, दैट्स 100% ट्रू, दे विल डिपॉजिट दीस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन देयर वैक्यूल, है ना? बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे वो वैक्यूल्स में उनकी डिपॉजिट होता जाएगा ओल्डर लीव्स की वैक्यूल में, और फिर बाद में वो गिर जाती है, फिर वही वो डिकम्पोज हो जाती है, और फिर वो रिसाइकिल हो जाता है। क्लियर भाई, सबको समझ में आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है कि अब हम आते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम तो पहले ही ऐड ऑन किए जा चुके थे, तो ये हमारा होगा, तो 4 कर चुके हैं, नाउ इट इज फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम का टाइप है, दैट इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो दो किंगडम तो पहले, एक प्लांटे और एनिमलिया, वो तो हम जान ही रहे हैं पहले से, प्लांटे, the second one is animalia, we know it already। अभी क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, एक तीसरा किंगडम जोड़ दिया जाए, और उसका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा वाज थर्ड किंगडम। अब ये किसने ऐड किया? इट वाज एडेड बाय, बता सकता कोई किसने ऐड किया? हैकेल। ये अर्नेस्ट हैकेल साहब हैं,
और बड़ा फेमस इनका एक स्टेटमेंट था कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। पढ़ेंगे मैं सेल बायोलॉजी में स्टेटमेंट भी लिखाऊंगा, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया हु सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने बताया कि देखो भाई साहब, एक सेल लिविंग कब हो सकती है। इनका कहना था कि देखो, अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म है तो मान लेना कि वो लिविंग है, और अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो मान लेना कि लिविंग नहीं है। एंड दैट इज रियली वेरी ट्रू। सो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, और ये बड़े फेमस साइंटिस्ट इनका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, सेल बायोलॉजी में बहुत नाम इनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किंगडम बनाया अलग से, उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, अब प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, ही सेपरेटेड ऑल यूनिसेलुलर, है ना। तो इन्होंने बोला कि जितने यूनिसेलुलर थे, अब इन्होंने क्या किया, फंजाई से, कुछ फंजाई थे जो यूनिसेलुलर थे उनको यहाँ पे रख दिया, कुछ प्लांट थे जो यूनिसेलुलर थे उनको यहाँ पे रख दिया, कुछ एनिमल थे यूनिसेलुलर उनको यहाँ पे रख दिया, और इन्होंने एक किंगडम बना दिया। इसीलिए प्रोटिस्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स किंगडम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग किंगडम से यूनिसेलुलर्स को निकाल करके एक साथ रख दिया गया। नोट करिए, चलिए। हैकेल separated unicellular organism, Haeckel separated unicellular organism, Haeckel separated unicellular organism from animals, algae and fungi, animals, algae and fungi from rest of animal, algae and fungi, and from rest of groups on the basis of tissue differentiation. तो हैकल ने बोला कि यार यहाँ पे टिश्यू पाए ही नहीं जाते हैं, टिश्यू डिफरेंशिएशन पाया नहीं जाता है, तो इनको सबको अलग करो। तो हैकल ने क्या किया, यूनिसेलुलर अलग कर लिए, फंजाई से निकाले, प्लांट से निकाले, एनिमल से। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मिक्स किंगडम। मतलब ये इन्होंने जबरदस्ती एक बना दिया किंगडम, ठीक है। जबरदस्ती का मतलब एक बना ही दिया किंगडम, ठीक है ना। उसका रिलेवेंस है, ऐसा नहीं कि रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड ए किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर है भाई, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? Is it clear? Yes, sir. Great. Okay, अब आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, नेक्स्ट है दैट इज 6 1। सो 6 है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना, एक साइंटिस्ट थे, है ना, इनका नाम था, क्या नाम था, कौन थे, कोपलैंड साहब। तो एक साइंटिस्ट तो कोपलैंड। अच्छा, कोपलैंड को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, है ना। कोपलैंड को अपॉर्चुनिटी ये मिली कि इसके पहले, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने से पहले तो कोपलैंड में 1956 में क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई, और किसी को पता ही नहीं था कि भाई साहब दुनिया में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक यूकैरियोट्स हैं, एक प्रोकैरियोट्स। सो ऑन द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया, हु मेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोई बता सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, उसमें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, यू विल सी द इमेज। किसी ने देखा है क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत कम स्कूल्स में, बहुत कम कॉलेज में, काफी बड़ा सा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप डायरेक्ट ऐसे आई लगा करके नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, टीएफटी लगी होती है, एलईडी लगी होती है, उस एलईडी में आपको डायग्राम दिखाई देगा, है ना, और काफी जूम करके आप उसमें डीएनए भी देख सकते हो, आप उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है।
बट उसको चलाना भी इतना मुश्किल, मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी एंड इट्स वेरी कॉस्टली माइक्रोस्कोप। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 करोड़ का होगा आज के डेट में एक माइक्रोस्कोप। बहुत कम यूनिवर्सिटी स्कूल्स में है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजने का या उनको सर्च कर उसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है, दो साइंटिस्ट है, नॉल एंड रस्का। तो नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा और दुनिया को पता चल गया कि भाई साहब दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कोपलैंड ने कहा कि भाई साहब जब दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं तो आप यूकेरियोट प्रोकैरियोट को एक साथ कैसे रख सकते हो। इन्होंने बोला कि एक काम करो, एक नया किंगडम बनाओ। तो सबसे पहला किंगडम हमारा प्लांटेज, उसके बाद दूसरा किंगडम अपन ने क्या बनाया, एनिमलिया। ठीक है, तीसरा किंगडम हैकेल साहब ने बोला कि देखो भाई तीसरा किंगडम तो होगा कौन, प्रोटिस्टा। तो कोपलैंड ने बोला कि देखो भाई साहब चौथा जो होगा दैट विल बी मोनेरा। और उन्होंने कहा कि मोनेरा में हम किनको रखेंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नोट कर लीजिए। सर प्रोटिस्टा किंगडम में भी तो अपने यूनिसेलुलर को रखा था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ओके ओके। वहां पे आप चाहो तो आप एक बार नोट कर सकते हो। अभी तो 5 किंगडम हम लोग पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा, इसको और रिफाइन कर लेंगे अपन। तो प्रोटिस्टा में यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ऐसे लिख लो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसके पहले एक्चुअली पता ही नहीं था कि, तो इसने क्या किया कि यहाँ से भी कुछ निकाला होगा, है ना। तो उसने सबसे प्रोकैरियोट निकाला, जहां जहां प्रोकैरियोट गलत रखा हुआ था, हालांकि बैक्टीरिया को पहले प्लांट के साथ में रखा हुआ था, तो इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया, यहाँ से सेपरेट कर दिया। और इसके लिए सारे ऐड अप होते जा रहे हैं। हाँ, ये सारे ऐड करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सारे ऐड करते आ रहे हैं। और आपको ये याद रखना है कि किसने क्या ऐड किया, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक भाई, क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को? No, तो sir. एक चीज नो सर। कुछ नोट करिए। चलिए, ऑन द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, on the advent of electron microscope, it became clear that there Sir, can are, you repeat it? yeah, on the advent of electron microscope, on the advent of electron microscope, it became clear, on the advent of electron microscope, it became clear that there are two kind of cells, prokaryotic. There are two kind of cells, prokaryotic and eukaryotic. Full stop. Copeland made the kingdom Monera. Copeland made kingdom Monera for prokaryotes. This kingdom is previously called mycota. इसको हम पहले mycota कहते हैं। तो mycota और monera दोनों एक ही चीज। अब आते हैं वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज द 7th वन, है ना, जिसको अपन आप पढ़ते हैं। तो जो करंटली एप्लीकेबल है, अप्लाइड है, और जहां से आपकी एनसीईआरटी भी स्टार्ट होती है ना। सो दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का क्रेडिट जाता है 1969 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था आर.एच. वाइटेकर। आर.एच. वाइटेकर साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये सीक्वेंस सही नहीं, ठीक है, बट जो किंगडम बनाए गए हैं दैट इज रियली वेरी ट्रू।
एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी वो सही जगह पे प्लेस किए गए हैं। सो बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, फाइलोजेनी। मतलब जो पहले आया उसको पहले रखना चाहिए। वो अलग बात है प्लांटी पहले खोजा गया, लेकिन भाई साहब सबसे पहले तो मोनेरा है, तो आपको मोनेरा को पहले रखना पड़ेगा। और एक एडिशनल उन्होंने काम किया, इसमें फंजाई भी ऐड कर दिया। तो अगर पूछा जाए भाई कि सबसे आखिरी वाला क्या ऐड किया गया, दैट वाज द फंजाई। तो सबसे आखिरी में फंजाई को प्लेस किया गया। क्यों प्लेस किया गया? कहा गया कि देखिए फंजाई ना प्लांट के जैसा है ना ही एनिमल के जैसा है, दूसरा इसके सेल वॉल तो है, लेकिन सेल वॉल तो इसकी काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। सो देयर वर नंबर ऑफ द आर्गुमेंट फॉर दैट फंजाई हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम ऑल दिस फोर। तो फंजाई को एक अलग कर दिया गया और इन्होंने इवोल्यूशनरी बेसिस पे अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रिएट किया। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। Sir, it's basically like जैसे केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले क्योटिक डिफरेंसेस हुए थे, तो फिर फाइनली उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ले लिया। एग्जैक्टली देखो जैसे आप ये पढ़ते हो कि सबसे पहले वो आया क्या बोलते हैं, ट्रायोड बनाया है ना। ट्रायोड के बाद फिर आप पढ़ते हो वो पीरियोडिक टेबल में कि वो ऑक्टेट, न्यूलैंड ने ऑक्टेव दे दिया है ना। फिर उसके बाद फिर मेंडलीफ आ गए। फिर फाइनली मेंडलीफ के बाद उन्होंने बोला कि नहीं भाई मेंडलीफ का तो मास के बेसिस पे, तो फिर Yes. ऐसे करके इवॉल्व हुआ जाकर के और आज की डेट में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ कि धीरे धीरे डेवलपमेंट, है ना। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स के नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए। आप देखिएगा पुराने क्वेश्चंस अगर पलट के देखेंगे तो बुक्स के नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, है ना। द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि ये किसने कौन सा किंगडम क्रिएट किया, ये भी पूछा गया है। अब नीचे 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिए गए, है ना, कि ये पॉपलैंड का है, ये इसका है, ये उसका। पूछा गया इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम में कौन कौन आते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये होते बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन जब वहां पे घुमाकर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एक और बात, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, वो मेंशन नहीं है, तो इसलिए बच्चे को वहां पे कंफ्यूजन भी होता है और उसे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ कहां से गया। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन ये इसी का पार्ट है। अब क्लासिफिकेशन तो दिया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें छोटे छोटे जो उसके यूनिट्स है वो मिसिंग, ठीक है। अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है बेटा। अब देखो मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको बताता हूँ। चलो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। वेट गिव मी वन सेकंड। गिव मी जस्ट वन सेकंड। मैं अभी आपको 5 किंगडम थोड़ा सा राइट, दैट्स गुड। देखो तो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइटेकर का क्या कहता है कि सबसे पहले वाइटेकर ने बोला, आप इसको कॉपी कर लीजिए। वाइटेकर ने कहा कि देखो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो सबसे पहले उसने कहा कि प्रोकैरियोट्स को भाई यूकैरियोट्स से अलग करो। तो उसने प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया। और प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, वो कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया कि इनके लिए एक किंगडम बनाया, दैट इज मोनेरा। मोनेरा, है ना। तो पहला किंगडम मोनेरा बना। अच्छा, सबसे पहले मोनेरा आया, इसीलिए अपन सबसे पहला किंगडम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद उसने बोला कि देखो यूकैरियोट्स 2 तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज दे कैन बी मल्टीसेलुलर।
तो उसने बोला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, है ना। अच्छा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स आपको क्लियर है बिल्कुल सभी लोगों को? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है ना यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक Yes, sir. सेल? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देखो जितने यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो उसने बोला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक दूसरे किंगडम में रखा जाए और ये क्लासिफिकेशन, ये एवोल्यूशन में भी प्रोकैरियोट्स के पास सबसे पहले यही आए होंगे, तो इनको हमने रखा प्रोटिस्टा रख दिया। अब उसने कहा कि देखो जो मल्टी सेलुलर है ये भी दो तरह के हो सकते हैं, विद सेल वॉल, ऐसे यूकैरियोटिक सेल जिनमें सेल वॉल हो सकती है और दूसरे विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल जो होते इनको इसने बोला कि अब ये जो विद सेल वॉल है, ऐसे समझिए मेरी बात को, यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर, विद सेल वॉल, बट ये भी दो तरह के न्यूट्रिशन के बेसिस पे, एक वो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और दूसरे वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो उसने बोला जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं उनको हमने एक थर्ड ग्रुप में रखा, फंजाई, और ये क्रिएट किया वाइटेकर, ठीक है। और ये सिस्टम है RH वाइटेकर का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वाइटेकर का 1969 का, है ना। और इसमें एक चौथा किंगडम बन गया प्लांटे, जो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना, दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसके लिए प्लांटे बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे वो जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, दे हैव फैगोसाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव, या यूं होलोजोइक, दे आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। इसके लिए उन्होंने एक अलग किंगडम बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड एनिमिलिया। इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्रिएट किया गया। पहले आप इसको ड्रॉ करें, फिर आगे की बात करते हैं। व्हाट वाज द बेसिस, एक और चीज है, तो आपसे स्कूल में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नीट में शायद कोई इजी क्वेश्चन आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वाइटेकर, अदरवाइज दिस इज एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर मोनेरा तो सर अर्ली डिस्कवर हुआ था, बट सर उसको हम फर्स्ट पिक रखा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हमने एक सिस्टम आप पढ़ा था ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम Yes. क्या कहता है कि एवोल्यूशन में जो इस अर्थ में Evolution. पहले आए होंगे उनको पहले रखा जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कौन आया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। इसीलिए Yes, sir. अपन, हाँ इसीलिए अपन ने क्या बोला, प्रोकैरियोन, प्रो मींस ओल्ड, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए होंगे, तो हमने यहाँ पे एक चीज और अप्लाई कर दी, क्या, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, है ना। तो जो एवोल्यूशन Yes, में sir. पहले आया उसको हम आज की डेट में पहले बोलते हैं, है ना। Okay. ठीक। नोट करिए, और किसी के अंदर कोई भी डाउट हो पूछिए, एकदम फ्रैंकली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट करके आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ व्हाट इज द बेसिस, वो भी इम्पोर्टेंट है। सर डन। डन, बाकी लोगों का भी हो गया। ओलिविया डन, Yes, sir. चाची डन, Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, हेडिंग डालिए, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस बेस पे हमने 5 किंगडम को वाइटेकर ने रखा, तो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला बेसिस पे आ जाता है। तो सबसे पहला बेसिस है, द फर्स्ट बेसिस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर।
है ना, कह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो पहला बेसिस यही था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो लेस कॉम्प्लेक्स पहले आए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बाद में। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो यूनिसेलुलर पहले आए और मल्टीसेलुलर बाद में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो हम बात कर रहे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस वालों को अलग रखो, नॉन फोटोसिंथेसिस को अलग रखो और होलोजोइक को अलग रखो। तो थर्ड बेसिस था, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नोट करो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव। सर होलोजोइक। होलोजोइक एक्चुअली ये हेटेरोट्रॉफिक का पार्ट है। ओके सर। तो फोर्थ वन इज इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, है ना। भाई क्या मतलब हुआ इसका, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल। कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ कंज्यूमर हैं, कुछ डिकम्पोजर हैं। तो नोट करेंगे इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, दैट इज प्रोड्यूसर लाइक प्लांट, कंज्यूमर and animal, and consumer and decomposer, now the fifth one is जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी इन्होंने पूछा, दैट इज फाइलोजेनिक, है ना। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कौन पहले आया एवोल्यूशन में, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो पहले आया उसको हमने पहले रख दिया, जो बाद में आया उसको बाद। ये 5 बेसिस थे जिनके बेसिस पे व्हाइटेकर ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिजाइन किया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सबको क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कोई डाउट नहीं? So this will be the way to study। हम इसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। और ऐसे ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपके लिए नीट के लिए क्या एग्जांपल है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। और नोट्स मैं आपको इसी सीक्वेंस में बनवाता जाऊंगा, तो आपको नोट्स वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज फिर से पढ़िएगा जा करके 5 किंगडम तक जहां से हम लोगों ने पढ़ा, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, है ना। सो आप लोग कौन कौन से स्कूल से हो थोड़ा सा बताओ। अंशिका कहाँ से हो, किस स्कूल से हो? Sir, right now I'm shifting schools. I would be shifting to a different school. अच्छा, सो कहाँ से आप? Originally, I was in Cambridge. कैम्ब्रिज, नोएडा? Yes, sir. ओके, Greater Noida. ग्रेटर नोएडा, आई नो दैट। अर्पित कहाँ से हो, किस स्कूल से हो बेटा? सर आर्मी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। अच्छा, ओके, ग्रेट। अंशिका और इफात अंशिका से हो गया। इफात किस स्कूल से बेटा? सर रायन इंटरनेशनल नोएडा। अच्छा, रायन नोएडा से, ओके, गुड। और कौन बचा? ओलिविया? Sir, DPS Noida. हाँ, डीपीएस नोएडा, सेक्टर 26। 30. अच्छा। साची? DPS Greater Noida. अच्छा, डीपीएस ग्रेटर नोएडा, ओके, ठीक है। तो सब यू ऑल आर माय नेबर, ठीक है। तो राइट, तो मैं आपको बता दूं, अब नोएडा में लास्ट टाइम इसी जो लास्ट रिजल्ट था 12th में, नोएडा से जो टॉपर बच्ची है वो हमारी बच्ची थी, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100, देवांशी। सो शी वाज आल्सो माय स्टूडेंट। और देयर नंबर, और अभी मैं बता रहा हूँ एमआईटी से भी इस बार मेरा बच्चा 101% टॉप करेगा। अभी उसको ओलंपियाड में 67 रैंक थी, सिद्धार्थ पहाड़ी। देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो डीपीएस से भी काफी सारे बच्चे, डीपीएस जो सेक्टर 30 से हो, यहाँ पे एक
उत्कर्ष अग्रवाल था एक मेरा बच्चा, वो भी हमारा स्टूडेंट था। सो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम नोएडा एनसीआर। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ लोग एनसीआर से हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और ऐसे ही पढ़ना है, और अगर आप ऐसे पढ़ सकते हैं साल भर मेरे साथ, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उसको रिटेन कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नीट नहीं रुकने वाला। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90 में 85 कर दोगे, लेकिन बशर्ते provided whatever I am explaining or whatever I am delivering, two things should be. The first important thing, you must retain all these things and in your mind. Means if you are getting any question, whatever I have taught you, you must able to tackle that. First important. Second important thing, never hesitate asking any basic question. वहीं के वहीं क्लियर करो, ये नहीं कि कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, मतलब कभी पूछेंगे। डोंट डू दैट। एट लीस्ट इन माय क्लास, कभी भी आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, या मतलब कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ, उसका अगर बेसिक्स आपको पूछना है, स्टॉप इट ओवर हियर। जैसे सेंटेंस पूरा होता है, पैराग्राफ पूरा होता है, आप वहीं भी पूछ लीजिए, है ना। और आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, बाय बाय, sir. गुड नाइट, टेक केयर। Thank Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, बाय sir. बाय। ओके बेटा, बाय।